हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। बेटा हम लोग का जो अभी सिलेबस चल रहा है वो यह तीसरा यूनिट है और उसमें हम लोग हीट ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो हीट ट्रीटमेंट है इसमें हम लोगों ने देखा है अभी तक कि हीट ट्रीटमेंट होता क्या है, हीट ट्रीटमेंट की स्टेजेस क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने एनीलिंग के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था। फिर हम लोगों ने आयरन कार्बन के बारे में देखा था, आयरन कार्बन में फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम का क्या होता है, उसमें कौन कौन से फेज ट्रांसफॉर्म होते हैं, कौन कौन से माइक्रो स्ट्रक्चर्स गेन करते हैं, ऑब्टेन होते हैं। तो उनकी भी हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया हुआ था। जैसे ऑस्टेनाइट फेज वगैरह था, ऑस्टेनाइट वगैरह देखा, फेराइट देखा, है ना। तो ये सारे जो हैं इक्विलिब्रियम में आते थे, तो उनकी हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, जैसे फेराइट और अल्फा आयरन फेस के बारे में हम लोगों ने देखा था। जो फेराइट स्ट्रक्चर जो बनता है वो कैसे बनता है, कितने टेम्परेचर पे बनता है और वो कब होता है। ठीक है, और उसमें स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, बीसीसी होता है या एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। उसी तरीके से बेटा हम लोगों ने देखा था ऑस्टेनाइट और गामा आयरन फेस के बारे में। मतलब गामा आयरन फेस को ही हम लोग ऑस्टेनाइट बोलते हैं। इसको हम लोगों ने यहाँ से भी देखा था। क्या बोलते हैं आपका ये जो फिगर है आयरन कार्बन डायग्राम का, यहाँ से भी हमने आपको बताया था कि ऑस्टेनाइट कहाँ पे है। जैसे ये ऑस्टेनाइट रीजन हो गया, फेराइट रीजन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिटेल में देखा हुआ था। लेकिन ये जो सारे स्ट्रक्चर्स थे बेटा वो तब थे आयरन और स्टील का या फिर आयरन और कार्बन का इक्विलिब्रियम, जब वो इक्विलिब्रियम में थे। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर की, जैसे अगर हम 723 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं तो 723 डिग्री पर ही वो काम होना चाहिए। जो कूलिंग अगर कर रहे हैं तो कूलिंग एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे होना चाहिए था, तभी ये इक्विलिब्रियम फेज को ये फॉलो करते हैं। हम अभी तक जो भी स्टेज के बारे में देखे हैं, जैसे आपका फेराइट हो गया, ऑस्टेनाइट हो गया, ये सारे के सारे बेटा इक्विलिब्रियम फेज की बात है। मतलब कि इसमें जो कूलिंग है और जो हीटिंग है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर हुई है। लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं, जो आगे देखेंगे, अभी आज जो देखने वाले हैं वो ये है, जब हमारा इक्विलिब्रियम केस नहीं होता है, मतलब हम सात जो भी टेम्परेचर बोल रहे हैं उससे कम या ज़्यादा करते हैं तो क्या बनेगा भाई, स्ट्रक्चर तो बनना है। जैसे आप कोई भी चीज़, अगर आप कोई चीज़ गर्म करते हो और उसको ठंडा करते हो, तो ठंडा वो कई तरीके से हो सकती है। चाहे आप पानी में डाल के करो, चाहे ऑयल में डाल के करो, और चाहे उसको एयर में रखो, चाहे फर्नेस में रखो। तो जब उसको ठंडा कर रहे हो एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो एज पर डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि इतने पे करना है, तब तो ये इक्विलिब्रियम वाला टाइप हो गया। लेकिन जैसे मान लो यदि अगर 723 लिखा था, मैंने 723 न करके 680 या 600 650 के आसपास में मैंने उसको हीट किया है, तो उस केस में भी तो कोई स्ट्रक्चर गेन होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारे माइक्रो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि जिनकी स्टडी हमें करना ही है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो मतलब मोस्टली जो यूज में आते हैं, उनकी भी स्टडी करना है कि जो कि हमारा वेरिएबल टेम्परेचर, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे क्या पॉसिबल माइक्रो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। एक्चुअली ऑस्टेनाइट, डेल्टा फेराइट, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट, ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, ये केवल माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, हम उसको अब अच्छा बोलोगे सर ये स्ट्रक्चर कैसे पता चलते हैं, तो बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स को हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते। उसके लिए हमें अलग से एक माइक्रोस्कोप, अच्छा हाई क्वालिटी वाला, हाई स्पेशलाइजेशन वाला हमें चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके हमें स्ट्रक्चर की बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखा था बेटा पिछले क्लास में। ऑस्टेनाइट और डेल्टा फेराइट, सीमेंटाइट, क्या कहते हैं, इसके पहले फेराइट की बात किया था। अब आज हम लोग देखेंगे कि जो भी ये इक्विलिब्रियम के टाइप थे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये मेन फेज ऑफ आयरन एंड स्टील इन इक्विलिब्रियम। आज हम नॉन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। नॉन इक्विलिब्रियम या फिर मेटास्टेबल भी आप उसको बोल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर ये इक्विलिब्रियम फेज क्या होता है, नॉन इक्विलिब्रियम फेज क्या होता है। जैसे आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो नॉन इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो नॉन इक्विलिब्रियम हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि नॉन इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम वर्सेस मेटास्टेबल, क्योंकि बेटा यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट में, तो नॉन इक्विलिब्रियम को हम लोग मेटास्टेबल की स्टेट को कंसिडर करते हैं। हम लोगों ने पहले चैप्टर में ही देख रखा है कि मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, जो कि इनिशियल स्टेट से अलग होती है और वो फाइनल स्टेट पे भी नहीं होती है। लेकिन अगर जैसे ही उसको हम कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो वो फाइनल स्टेट में जाने के लिए
मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हो, आतुर रहती है, मतलब एकदम से उसके लिए जाने के लिए वो एकदम तैयार रहती है, रेडी रहती है कि मतलब कोई आए और हमें क्या कहते हैं कहे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट और मेटा स्टेबल स्टेट या नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में डिफरेंस ये है कि जो बेटा अप्रोच है वो स्लो होता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ की यदि अगर आप बेटा हीटिंग कर रहे हो या कूलिंग कर रहे हो, डिज़ायर टेम्परेचर पे डिज़ायर टाइम पे कर रहे हो, जो हीट ट्रीटमेंट के जो तीनों स्टेजेस हैं, मतलब आप अगर हीटिंग कर रहे हो, सोकिंग स्टेज दे रहे हो जो उसको ड्यूरेशन दे रहे हो ठंडा होने के लिए, सॉरी हीट करने के लिए, फिर उसको कूल कर रहे हो, तो ये तीनों यदि अगर क्या कहते हैं जो भी हमारे पास डिज़ायर्ड टाइम है, जो डिज़ायर्ड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग यदि अगर होता है तो डेफिनेटली जो आपका टेम्परेचर होगा वो स्लो होगा, है ना। तो उस केस में जो है इक्विलिब्रियम फॉलो करता है। इक्विलिब्रियम कहता है, ये नहीं कहता कि तुरंत आपने 1000 डिग्री सेल्सियस दिया और तुरंत को उसको काट दो, नहीं। इक्विलिब्रियम कहता है कि जब तक हम 1000 देंगे जब तक पूरी की पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए, मतलब उस बॉडी के सारे पार्ट्स जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, मतलब हर बॉडी के सारे पार्ट्स में अगर टेम्परेचर 1000 पहुंच रहा है तब वो एक इक्विलिब्रियम होती है कंडीशन। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन तभी गेन होती है जब हम स्लो कूलिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें सॉरी कूलिंग के टर्म में समझो तो कूलिंग, अगर हीटिंग के टर्म में समझ रहे हो तो हीटिंग। तो अगर इसका जो टाइम होता है एक तरीके से वो बेटा स्लो होता है, फास्ट रेट नहीं होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के केस में स्लो होता है। Equilibrium conditions are maintained only if heating or cooling is carried out extremely slow and unpractical rates। जो हमारी हीटिंग और कूलिंग हो रही है उसका जो रेट है, रेट की बात कर रहा है बेटा, यहाँ पे कम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं समझिएगा, रेट की बात कर रहा है। रेट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द टाइम। तो यदि अगर हीटिंग और कूलिंग में हमें क्या कहते हैं, स्लो रेट है, स्लो रेट है, ऑब्वियस सी बात है, अगर रेट स्लो है तो बेटा टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। तो यदि अगर क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो उसमें रेट जो होगा उसका स्लो होगा हीटिंग और कूलिंग का, और डेफिनेटली बेटा ये टाइम आपका जो है ज़्यादा कंज्यूम करता है। अब अदर देन इक्विलिब्रियम कूलिंग, अदर देन इक्विलिब्रियम कूलिंग यानी कि मेटा स्टेबल बोल सकते हो, मतलब कि अगर हम स्लो रेट पे कूलिंग नहीं करते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोगों ने देखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस इन द सेंस, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा हुआ है यहाँ पे फेराइट, ऑस्टेनाइट, डेल्टा फेराइट और सीमेंटाइट, ये जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस देखे हैं कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये इक्विलिब्रियम के केस में, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अब वो नहीं बनेगा वहाँ पे, बल्कि क्या होगा वहाँ पे दूसरे दूसरे माइक्रो स्ट्रक्चर्स गेन होंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होंगे, उनकी स्टडी हम लोग को यहाँ पे करनी होगी। तो फॉर अदर देन इक्विलिब्रियम कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर शिफ्टेड टू लोअर टेम्परेचर्स देन इंडिकेटेड बाय द फेज डायग्राम। जो भी फेज डायग्राम में आपने देखा है, जो भी टेम्परेचर फिक्स है उसके टेम्परेचर की और इसके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। यदि अगर हम डिजायर टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा इक्विलिब्रियम वाला फेज होगा आपका, लेकिन यदि अगर हम नॉन इक्विलिब्रियम के केस में जा रहे हैं तो हमें उस टेम्परेचर की बात नहीं करनी है जो भी टेम्परेचर हम लोगों ने फेज डायग्राम में स्टडी कर रखा है इंपॉर्टेंट टेम्परेचर्स पे, है ना। फॉर हीटिंग द शिफ्ट इज टू हायर टेम्परेचर। अभी तक हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के केस में क्या किया था कि 1139 या 723 या 728 जो भी एक फिक्स टेम्परेचर था उस पर हम लोग उसको कंटिन्यूअस हीट करते थे कुछ ड्यूरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उस टेम्परेचर से ना हीट करके यहाँ पे हम लोग हायर टेम्परेचर पे हीट करने वाले हैं। हायर टेम्परेचर बोले तो मतलब अगर 723 पे करना था तो हम 723 पे ना करके हम उसको 900, 850, 800, 740, 745 इस तरह से हम उसके अपर टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं। और जब कूलिंग की बात आती है तो कूलिंग भी जो रेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे हम उसको फास्ट कूलिंग करते हैं। फास्ट कूलिंग इन द सेंस कि मतलब कि जैसे हमें नॉर्मल ठंडा मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ देना था उसके बाद ठंडा करना था तो हम उसमें पानी डाल दिए, हम उसको एयर पंखा चला दिए, उसको हम फ्रिज में रख दिए। तो इस तरीके से जो है कूलिंग है उसको सुपर कूलिंग का स्टेज होता है, और जो हीटिंग होती है वह सुपर हीटिंग होती है। सुपर हीटिंग और सुपर कूलिंग का मतलब यह है कि टेम्परेचर जब हीट करते हैं तो टेम्परेचर हाइयर होता है जो भी इक्विलिब्रियम के कंडीशंस पे होता है टेम्परेचर, और जो नॉन इक्विलिब्रियम मेटा स्टेबल की बात करते हैं तो उस केस में सुपर कूलिंग यानी फास्ट कूलिंग होती है, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग जो है वो फास्ट होती है। और for many technologically important alloys preferred state or microstructure is metastable one।
यहाँ पे एक मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। ये मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि बेटा एक स्टेट है जो कि क्या कहते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर्स उसके गेन करते हैं जब आप उसको सुपर हीटिंग या सुपर कूलिंग करते हैं। ठीक है, अब इसी मार्टेनसाइट की जो है स्टेट जो है अगर हम डिस्कस करते हैं तो मार्टेनसाइट स्टेट ये होती है कि जो इनिशियल स्टेट थी, मान लो हमने एक क्या कहते हैं आयरन कार्बन का एलॉय था या फिर आयरन कार्बन हमारे पास प्योर आयरन था, या फेराइट को हम क्या कहते हैं ऑस्टेनाइट में चेंज करना चाहते थे, तो हमारे पास जो इनिशियल लेवल पे जो फेराइट का जो कंपोजिशन था और जो हमारे पास ऑस्टेनाइट आया हुआ है या कोई भी फेज आया जिस पे कार्बन ऐड हो चुका है, तो बेटा दोनों में डिफरेंस है। तो ये उसी तरीके से जो हमारा क्या कहते हैं मार्टेनसाइट स्टेट है, मार्टेनसाइट स्टेट जो है एक मिडिल स्टेट होती है। मिडिल नहीं बोल सकते, मिडिल क्योंकि मिड होता है, परफेक्ट मिड होता है, मतलब थोड़ा सा इनिशियल से ऊपर और जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा सा नीचे, उसके बीच की जो कंडीशन होती है, उसका जो स्टेट होता है वो मार्टेनसाइट स्टेट कहलाता है। इस मार्टेनसाइट का स्टेट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कैसे होता है, ये हम अगली स्लाइड्स में आपको दिखा रहे हैं। तो मार्टेनसाइट क्या है बेटा, एक ऐसी स्टेट है जो कि इनिशियल स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट के बीच की स्टेट होती है। अब बोलोगे सर ये कितने टेम्परेचर पे होता है, तो बेटा इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है, आप इसको क्या कहते हैं फिक्स टेम्परेचर पे स्टडी नहीं कर पाओगे। ये एक मतलब एक एक्सपेरिमेंटल है कि भाई जब हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर्स पे काम ना करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, तो हमें जब हम इनिशियल और इक्विलिब्रियम स्टेट के बीच की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट स्टेट होता है जो कि हमारा मार्टेनसाइट फेज होता है या स्टेट होता है। इट दस बिकम इम्परेटिव टू इन्वेस्टिगेट। इम्परेटिव का मतलब बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा मार्टेनसाइट स्टेट है तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम टाइम क्या कहते हैं जैसे जैसे टाइम कम होगा वैसे फेस ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, मतलब इस तरह से फेस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम का रोल इंपॉर्टेंट होता ही है। उसी तरीके से ये अब मार्टेनसाइट का जो स्ट्रक्चर हमें गेन हो रहा है वो किस टाइप का मार्टेनसाइट होगा, उस पर जो टाइम है, रेट ऑफ कूलिंग अल्ट्रा फास्ट कर दिया, रेट ऑफ कूलिंग को फास्ट कर दिया, तो दोनों में जो स्ट्रक्चर बनेंगे, जो मार्टेनसाइट का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ हमने आपको जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बताया था बेटा तब भी ये चीज़ समझाई थी कि रेट ऑफ कूलिंग पे सॉलिडिफिकेशन जब होता है तो रेट ऑफ कूलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके स्ट्रक्चर्स पे। तो अब यहाँ पे ये मार्टेनसाइट एक ऐसा माइक्रो स्ट्रक्चर है जो कि टाइम के इन्फ्लुएंस को क्या कहते हैं मतलब इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे टाइम जो है, अगर आप टाइम को फास्ट करोगे तो दूसरा मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर ही बनेगा, मतलब लेकिन क्या होगा कि इसके जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स का जो फिजिकल अपीयरेंस होगा जो माइक्रोस्कोप से दिखेगा वो अलग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से है बेटा। इन केस ऑफ नॉन, अब यहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करते हैं, जब अभी तक तो इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम में डिफरेंस समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं नॉन इक्विलिब्रियम में। तो इन केस ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम सॉलिडिफिकेशन ऑफ FEC सिस्टम, FEC मतलब आयरन कार्बन सिस्टम, इन केस ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम सॉलिडिफिकेशन ऑफ आयरन कार्बन सिस्टम सम एडिशनल टाइप ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर्स। एडिशनल टाइप में भी बेटा उन्हीं को हम लोग देखे हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं लेकिन जो हमारे सिलेबस में है और जिनके बारे में हमें बात करनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उनको हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन सिलेबस में जो आएगा वो पूरा का पूरा कवर किया गया है इसमें। ठीक है, तो क्या क्या माइक्रो स्ट्रक्चर्स जो है वो ऑब्टेन हो सकते हैं जब हम नॉन इक्विलिब्रियम सॉलिडिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा बेटा कि जो रेट ऑफ कूलिंग है उसी पर ये माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंडेंट है। अब हमारे पास ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर वो मिला हुआ है ना। ऑस्टेनाइट कहाँ पे है आप इसको देख सकते हैं, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ऑस्टेनाइट रीजन होता है। ठीक है, अब इस ऑस्टेनाइट को यदि अगर हम ठंडा करते हैं पानी में तो क्या होगा, यदि अगर हम इसको ऑयल में ठंडा करते हैं तो कैसा माइक्रो स्ट्रक्चर होगा, अगर इसको हम क्या कहते हैं एयर में कूलिंग करते हैं तो कैसा माइक्रो स्ट्रक्चर होगा। मतलब इसमें कोई फिक्स टेम्परेचर या फिक्स रेट ऑफ कूलिंग की बात नहीं कर रहा है, लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। जो भी आपने अभी तक स्टडी किया है वो नॉन इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इस केस में जब हम क्या कहते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर्स को की बात करते हैं तो रेट ऑफ कूलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेट ऑफ कूलिंग, अब ये ऑस्टेनाइट जो अभी आपने आयरन कार्बन डायग्राम में देखा, इस ऑस्टेनाइट को
जैसे जैसे रेट ऑफ कूलिंग बढ़ती है, मतलब अगर ऑस्टेनाइट को स्लो कूल किया जाए अदर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो कोर्स पियरलाइट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। कैसा होता है बेटा? कोर्स पियरलाइट। कोर्स मतलब दरबरा या क्या कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर से आप समझिए। ये देखिए कोर्स पियरलाइट है, तो कोर्स पियरलाइट बेटा कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर, जो इसके जो बीच में व्हाइट व्हाइट गैप दिख रहा है, देखिए कोर्स पियरलाइट है, ये फाइन पियरलाइट है। इसमें जो व्हाइट के जो गैप्स हैं वो बड़े बड़े दिख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो ये कोर्स इसलिए बोल रहा है, रफ जिसको बोल रहे हैं, रफ पियरलाइट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यदि अगर ऑस्टेनाइट को हम स्लो कूल करते हैं। बेटा स्लो कूल करने का मतलब आप बोलोगे सर आप कैसे ठंडा कर रहे हो, तो ये क्या कहते हैं, केवल एक एनालिसिस है कि हम अगर ऑस्टेनाइट को स्लोली कूल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑस्टेनाइट को अगर हम स्लोली कूल कर रहे हैं तो बेटा कोर्स पियरलाइट होगा, और थोड़ा सा कोर्स पियरलाइट जो भी जैसे भी ठंडा कर रहे थे, अगर हम थोड़ा सा और फास्ट कर देते हैं तो फाइन पियरलाइट स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है, जो कि सॉर्बाइट स्ट्रक्चर भी उसको हम लोग बोलते हैं। ये जो है ना, ये फाइन पियरलाइट, इसी को हम लोग बेटा सॉर्बाइट करते हैं। अब ये स्लो कूलिंग जो है, ये कोर्स पियरलाइट का स्ट्रक्चर कैसे गेन होगा बेटा, इसकी जो कूलिंग हो रही है वो कैसे कर रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये पता चल जाएगा, लेकिन कितने टेम्परेचर पे करते हैं ये नहीं आपको पता चल पाएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। तो ऑस्टेनाइट से यदि अगर कोर्स पियरलाइट स्ट्रक्चर हमें गेन हो रहा है, तो उसकी जो कूलिंग है, जो ऑस्टेनाइट जो हमारे पास ऑब्टेन्ड है, जो ऑस्टेनाइट हमने आयरन कार्बन पे भी दिखाया है 723 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, एक बार फिर से देख लीजिए आप। ये जो 723 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है बेटा, इसके ऊपर जो है ये ऑस्टेनाइट रीजन है, ठीक है। अब इस ऑस्टेनाइट रीजन को क्या कहते हैं, यदि अगर हम कूल करते हैं और 723 डिग्री सेल्सियस पे जो ज़्यादा टेम्परेचर है, अब उसी को अगर हम क्या कहते हैं, एलॉय को यदि अगर हम कूल करते हैं, तो कूल करने के बाद यदि अगर हम उसको फर्नेस में कूल करते हैं, फर्नेस में करते हैं तो स्लो कूलिंग होगी, स्लो कूलिंग होगी तो बेटा कोर्स पियरलाइट बनेगा। लेकिन ये स्लो कूलिंग भी इक्विलिब्रियम के टेम्परेचर से अलग है, ये ध्यान रहे। नहीं तो सर बोलो कि आपने स्लो कूलिंग करवाया, फर्नेस में कूलिंग, तो ये तो एनीलिंग का प्रोसेस हो गया। नहीं, कोर्स पियरलाइट स्ट्रक्चर जो है ये अदर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से काम करता है, उसके 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 कंडीशंस को हटा के बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है बेटा। फिर फाइन पियरलाइट सॉर्बाइट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये कैसे होता है, जब आप कूलिंग करते हो, ऑस्टेनाइट की ही कूलिंग यदि अगर एयर में किया जाता है तो फाइन पियरलाइट स्ट्रक्चर जो है वो गेन होता है, इसी को हम लोग सॉर्बाइट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्लियर है? सॉर्बाइट कैसे होता है बेटा, ऑस्टेनाइट को जब आप एयर कूल करते हो तो सॉर्बाइट स्ट्रक्चर बनता है, और ये सॉर्बाइट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है और ये एयर कूलिंग के थ्रू होता है। उसके बाद बेटा जब आप क्या कहते हैं, उसी ऑस्टेनाइट को ऑयल में डाल के ठंडा कर रहे हो, ऑयल में डाल के ठंडा कर रहे हो, तो क्वेंचिंग, ऑयल क्वेंच कर रहे हो, मतलब क्वेंचिंग तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ ऑयल में यदि अगर आप ऑयल कूलिंग भी बोल सकते हो, ऑयल में अगर आप डाल के ठंडा कर रहे हो, तो इसका स्ट्रक्चर वेरी फाइन पियरलाइट स्ट्रक्चर कहलाता है। वो कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पे लाइनिंग थी, यहाँ पे वो लाइनिंग खत्म हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा वेरी फाइन पियरलाइट का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो फाइन, इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं ट्रू साइट स्ट्रक्चर। सॉर्बाइट और ट्रूसाइट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस इसमें जो पियरलाइट होता है वो फाइन होता है, लेकिन इसमें जो है उससे भी ज़्यादा फाइन होता है। बाकी तो पियरलाइट में दो है, कोर्स और फाइन, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें व्हाइट गैप जो दिख रहा है इसमें कम है, और एकदम इसमें कम है ये वेरी फाइन पियरलाइट, जो कि ट्रू साइट के केस में होता है, ठीक है। उसके बाद इसी में एक और आता है ट्रू साइट के ही इसमें, जो कि एसिकुलर ट्रू साइट बोल रहा है। अब ये जो यहाँ पे स्पेस व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ये बिल्कुल नहीं दिखते हैं इस केस में। एसिकुलर ट्रू साइट मतलब एसिकुलर मतलब निडल शेप होता है बेटा, जो सुई के जैसे बराबर बराबर, मतलब वो आपको ऐसे दिखेंगे नहीं, तो वो होता है बेनाइट स्ट्रक्चर। वो भी ऑयल केंच से ही आप समझ सकते हो, लेकिन या फिर वाटर केंच से आप समझ सकते हो। मतलब इसकी जो कूलिंग होती है वो इसके और इसके बीच में होती है, वो जहाँ पे ठंडा, मतलब इससे कम वाटर के जो टेम्परेचर से आप ठंडा कर रहे हो उससे कम, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप इसको कहीं पे भी कैसे भी कूल कर सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर ऑयल में डालो जहाँ पे इसकी कूलिंग और इसकी कूलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो बेनाइट स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके बाद मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर, तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर में कुछ करना ही नहीं है बेटा, आप उसको सीधा ऑस्टेनाइट को पानी में डाल दिया है। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जो आपको गेन हुआ था अल्फा गामा फेराइट,
वो क्या कहते हैं जो है आपका क्या कहते हैं यहाँ पे मार्टेनसाइट को, अगर आप उसको वाटर क्वेंच कर रहे हो तो वो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को गेन करेगा। तो आई थिंक क्लियर है। कोर्स पियरलाइट, फाइन पियरलाइट यानी कि जो कि हम सॉर्बाइट भी बोलते हैं, और वेरी फाइन को हम लोग क्या कहते हैं ट्रूसाइट, जो कि एक्सट्रीम फाइन होता है। और उसके बाद बेनाइट और मार्टेनसाइट के बारे में हम लोगों ने देखा है। अभी हम लोग आगे भी इसके बारे में छोटा सा मतलब एक डिटेल में कर लेंगे। जैसे आपको लिखने को आता है तो आप क्या लिखोगे, ये क्या कहते हैं एक समराइज्ड व्यू बनाने की कोशिश किया है। जैसे ऑस्टेनाइट को यदि अगर हम बहुत ही रैपिड कूल कर रहे हैं, क्वेंचिंग कर रहे हैं मतलब हार्ड वाटर में, तो ये मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो है गेन करता है। और कोई भी चीज़ बेटा अगर क्वेंचिंग रैपिड कूलिंग है तो उसका हार्ड और ब्रिटलनेस तो आना ही है, प्रॉपर्टी गेन करेगा ही। उसके बाद ऑस्टेनाइट जो है अगर हम स्लो कूलिंग करते हैं तो पियरलाइट होता है, मॉडरेट कूलिंग करते हैं तो बेनाइट। तो मतलब तीन चीज़ें हम लोगों ने देखा, पियरलाइट, बेनाइट और मार्टेनसाइट। यदि अगर हम बहुत स्लो कर रहे हैं लेकिन अदर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तो पियरलाइट, अगर हम मॉडरेट कर रहे हैं तो बेनाइट, और अगर मतलब एकदम से क्वेंच कर रहे हैं तो मार्टेनसाइट। तो ये तीन स्ट्रक्चर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पियरलाइट, बेनाइट और मार्टेनसाइट। आपको अगर लिखने को आता है, वैसे तो आता नहीं है बेसिकली, लेकिन यदि अगर आता है पियरलाइट, बेनाइट और मार्टेनसाइट तो आप बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से बेटा यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया है इस डायग्राम की मदद से आप इसको कंप्लीट करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसी तीनों स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो बेनाइट स्ट्रक्चर जो है बेटा पियरलाइट और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर का बीच का फेज होता है, बिल्कुल। अब कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो क्या कहते हैं बेनाइट है वो यहाँ पे है, और पियरलाइट और मार्टेनसाइट ऊपर और नीचे है। तो ये इन दोनों के बीच का फेज जो है वो बेनाइट होता है, और ये इट कैन बी अचीव्ड बाई मॉडरेट कूलिंग अदर देन पियरलाइट एंड मार्टेनसाइट। तो ये उसके बीच की जो कूलिंग होती है मॉडरेट कूलिंग पे होता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, इट इज़ हार्ड मेटास्टेबल माइक्रो कंस्ट्रेंट एंड कंजिस्ट ऑफ नॉन लैमेलर मिक्सचर। इसका कुछ ऐसा शेप होता है यदि अगर आप देखो तो। ठीक है, अपर बेनाइट क्या होता है, लोअर बेनाइट। तो अपर बेनाइट जो है, जो भी एक टेम्परेचर रेंज होती है, तो हाईयर टेम्परेचर पे ये अपर बेनाइट होता है और लोअर टेम्परेचर पे लोअर बेनाइट होता है। इसका अपीयरेंस जो है फीदरी होता है और इसका एसिकुलर होता है। लोअर टेम्परेचर पे मतलब आप उसको कूलिंग जो है वो क्या कहते हैं फास्ट कर रहे हो, मतलब लोअर बेनाइट इज फॉर्म्ड एट लोअर टेम्परेचर एंड हैज एन एसिकुलर अपीयरेंस। एसिकुलर अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ बेटा, जो निडल लाइक अपीयरेंस था, जो कि स्ट्रक्चर ये यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला ये क्या कहते हैं, ये यहाँ पे है बेनाइट। इसमें स्ट्रक्चर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बेनाइट का स्ट्रक्चर इससे भी और ज़्यादा मतलब एकदम पास पास में, ज़्यादा हल्का सा प्लेन सा ऐसा दिखता है। और इस केस में जो है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, ये हमारा जो है ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, वो कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा, वो एक तरीके से मतलब खुरदुरा खुरदुरा बोल सकते हैं हम लोग, क्या कहते हैं वो होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ पे बात कर रहे थे, हाँ यहाँ पे ऑस्टेनाइट की बात, बेनाइट की बात कर रहे थे। तो अपर बेनाइट, लोअर बेनाइट, अपर बेनाइट हाईयर टेम्परेचर पे, लोअर बेनाइट लोअर टेम्परेचर पे फॉर्म होता है, और इसका स्ट्रक्चर एसिकुलर होता है, अपीयरेंस निडल लाइक अपीयरेंस होता है। हार्डनेस जो है वो इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो हार्डनेस की प्रॉपर्टी, और जब हमने टफनेस और स्ट्रेंथ की बताया था, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बेटा बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा कि जो हार्डनेस है बेनाइट की वो इंक्रीज करती है डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ इट्स फॉर्मेशन। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसकी हार्डनेस जो है वो बढ़ती है, सरफेस फिनोमिना होता है। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और इसकी टफनेस भी अच्छी होती है। और ये मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर है, ये मार्टेनसाइट फेज है। ये मार्टेनसाइट कुछ इस तरह से दिखता है जब हम उसको माइक्रोस्कोप पे देखें तो। ये मार्टेनसाइट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, मेटलर्जिस्ट मतलब जो मेटलर्जी वगैरह पे जिन्होंने काम किया है, तो उनका नाम था एडोल्फ मार्टेंस। तो उन्होंने अपने नाम पे इसका स्ट्रक्चर दिया है। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर्म ऑफ स्टील, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन इसलिए क्योंकि क्रिस्टल शेप होते हैं। इनका ऑर्डर जो है वो कहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वो एक फिक्स पैटर्न पे होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन बोल रहे हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय रैपिड कूलिंग। मार्टेनसाइट आपने देखा ही है कि ये रैपिड कूलिंग में होता है और ये हार्ड और ब्रिटल होता है। तो यहाँ पे भी आपने देखा है कि जो मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट से जो मार्टेनसाइट बन रहा है बेटा, वो हार्ड और ब्रिटल है, और ये रैपिड कूलिंग है, कूलिंग हो रही है क्वेंचिंग के थ्रू। सॉरी, क्वेंचिंग और या रैपिड कूलिंग बात एक ही है। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गई बेटा मार्टेनसाइट। इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस और लो टफनेस, जिसकी बेटा स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा होगी तो उसकी टफनेस तो कम होगी, क्योंकि दोनों हार्डनेस और टफनेस जो है एक तरीके से मतलब टफनेस जो है वो हमारा ओवरऑल फिनोमिना होता है स्ट्रक्चरल, और हार्डनेस जो है वो सरफेस फिनोमिना होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा सॉर्बाइट या ट्रू साइट। सॉर्बाइट और ट्रू साइट की हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको दिखा सकता हूँ सॉर्बाइट और ट्रू साइट कैसे है। ये रहा सॉर्बाइट यहाँ पे है, ट्रू साइट यहाँ पे है। जब आपके पास फाइन पेयर लाइट स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है सॉर्बाइट है, और ये वाला बेटा ट्रू साइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सॉर्बाइट कैसे होता है, एयर कूलिंग के थ्रू, और ट्रू साइट जो है वो कैसे होता है, वो होता है आपका ऑयल क्वेंचिंग के थ्रू। तो सॉर्बाइट और ट्रू साइट के स्ट्रक्चर कैसे गेन हो सकते हैं, व्हेन ऑस्टेनाइट इज फर्दर कूल्ड इन एयर देन द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड विल बी fine pearlite, which is also called as sorbite. And what in case of austenite, when cool in oil, then the structure obtained will be very fine pearlite, and that is also known as ट्रू साइट स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने ये तीनों स्ट्रक्चर देखे। अब सॉर्बाइट और ट्रू साइट में क्या है, स्ट्रक्चर्स विथ ऑफ लोअर पेयरलाइट स्टेज विथ वेरी फाइन फ्लेक्स आर रिफर्ड टू एज सॉर्बाइट। फ्लेक्स ये जो आपको ये दिख रहे हैं इनकी बात कर रहा है बेटा, फ्लेक्स। ठीक है, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ पेयरलाइट स्टेज विच करस्पॉन्ड टू द इंक्रीजिंग कूलिंग रेट्स। ये आपने देख ही लिया कि कूलिंग रेट्स यदि अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है। तो बेटा आप ये बताएं कि सॉर्बाइट और ट्रू साइट में कूलिंग रेट में किसका क्या कहते हैं ज़्यादा होता है, क्योंकि कूलिंग रेट मतलब सॉर्बाइट और ट्रू साइट कब बनेंगे, जब कूलिंग रेट ज़्यादा होगा एक लेवल पे तो, या फिर कम होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कूलिंग रेट है सॉर्बाइट फॉर्म करने के लिए इन कंपैरिजन टू ट्रू साइट हमें कूलिंग रेट जो है वो कम चाहिए होता है। कूलिंग रेट अगर ज़्यादा लग रहा है तो आपका ट्रू साइट फॉर्म होगा, लेकिन अगर कूलिंग रेट आपका स्लो हो रहा है तो सॉर्बाइट स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने ये देखा, हाँ इट स्ट्रक्चर ये समझ में आ गया। इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ पेयरलाइट विथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग कूलिंग रेट्स। द स्ट्रक्चर कैन नॉट बी सीन अंडर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। वेरी गुड, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू इसके स्ट्रक्चर्स जो हम लोग सीन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वगैरह हैं जो हम लोग अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक सॉर्बाइट और ट्रू साइट में एक ऑब्जेक्टिव आया हुआ था अंडर दीज, मतलब इस 4 स्ट्रक्चर के नाम दिए थे सॉर्बाइट और ट्रू साइट और मार्टेनसाइट इस तरह से, और बोल रहा था कि इसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है नहीं देख सकते हैं। तो उसमें से आप सॉर्बाइट या ट्रू साइट में से कोई भी जो एक अवेलेबल है आप उसको टिक करके आंसर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा हम लोग जो है क्या कहते हैं अपना ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म कर चुके हैं। अब अगली क्लास में हम लोग केवल और केवल प्रोसेसेस के बारे में, हीट ट्रीटमेंट के अब समझ में आएगा आपको, है ना। अब जो है हीट ट्रीटमेंट के जो भी प्रोसेसेस वगैरह हैं हमारे पास, हम लोग उसको 1 to 1 करके डिस्कस करके ख़त्म करेंगे उसको। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास में समझ में आया होगा आपको जो भी अपनी बातें हुई हैं। हम लोगों ने क्विक समरी आपको मैं बता देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या बात किया। हम लोगों ने बेटा आयरन कार्बन डायग्राम के कुछ ऑस्टेनाइट वगैरह के फेज देखे थे। उसके बाद इक्विलिब्रियम डायग्राम और नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम में डिफरेंस क्या होता है, और इक्विलिब्रियम में क्या कहते हैं फेराइट और ऑस्टेनाइट, डेल्टा फेराइट, सीमेंटाइट, ऐसे फेज हम लोगों ने देखे थे। और उसके बाद इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम या मेटास्टेबल में हम लोगों ने डिफरेंस देखा कैसे होता है। सुपर कूलिंग सुपर हीटिंग का जब केस होता है तो नॉन इक्विलिब्रियम में मेटास्टेबल स्टेट होता है। और उसके बाद फिर अगर हम जब हम उसकी कूलिंग करते हैं ऑस्टेनाइट की डिफरेंट तरीके से, तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स जो है वो गेन होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। बेसिकली पियरलाइट, बेनाइट और मार्टेनसाइट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। सॉर्बाइट और ट्रू साइट के बारे में भी बात किया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप समझ सकते हैं। आप अपने नोट्स बनाते रहिए एज यूजुअल, जैसे हम आपसे बात करते रहते हैं बाकी डाउट क्लास में। इससे रिलेटेड यदि अगर आप कुछ डाउट आता है तो उसको हम लोग कल क्लियर करते हैं। ओके फाइन क्लास, थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको डाउट क्लास में शेयर कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं। बाकी आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।